नेपाल वर्सेस नामीबिया इस मैच के एनालाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले कहीं ना कहीं हम एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे। जो मैच प्रीव्यू हमने इस मैच से रिलेटेड डाला था, उम्मीद है कि आप सबने सुना होगा। डेफिनेटली बहुत लोगों ने उस वीडियो को सुना भी था। और जिन्होंने उस वीडियो को पूरा कहीं ना कहीं सुना है, उनसे एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि कई सारी चीज़ें जो आपने भी नोटिस की होगी, जो मैच प्रीव्यू हमने कही थी, वो कई सारी चीज़ें जो है वो इस मैच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन साबित हुई हैं। क्या क्या चीज़ें रही हैं आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन उस मैच प्रीव्यू जो चीज़ हमने कंसर्न उठाए थे, चाहे वो नेपाल के हो चाहे वो नार्वे, दोनों के पर्सपेक्टिव से हो, उसमें से कई सारी चीजें हमें आज के मैच में देखने को मिली है। कम से कम पहले मैच की बात करें तो देखने को मिली है। चलिए, और अगर आपने मैच प्रीव्यू नहीं सुना तो एक बार जाकर आप मैच प्रीव्यू जरूर सुनिए, उसके बाद आप आगे से सुनेंगे तो और अच्छा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बस ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। वैसे काफी लोगों ने उस मैच प्रीव्यू को सुना था, तो उम्मीद है कि मेरे ज्यादातर लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर विन लॉस के हिसाब से देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो शुरुआत है वो नामीबिया ने जीत के साथ करी है, और यहाँ पर नेपाल की जो है वो हार यहाँ पर हुई है, और उनका जो स्ट्रिक चल रहा था लगातार ट्यू में जीतने का, वो भी कहीं ना किसी के साथ टूट गया। चलिए, स्ट्रिक तो टूटते उठते रहते हैं, आखिर बनाया भी उन्होंने ही था। लगातार 15-16 मैचेस जीतता रहता है, रिकॉर्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैच आपको जीतने होते हैं। तो मैच के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली अब ये लॉस में गिना जाएगा जरूर, क्योंकि अब कितना फाइट रहा नहीं रहा, क्योंकि वो एट द एंड मैटर नहीं करेगा। वो मैटर करेगा कि आपने पॉइंट्स कितने कलेक्ट, क्योंकि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हो गया, और साथ साथ में यहाँ पर होम का एक गेम कम हो गया, और वो पॉइंट कहीं ना कहीं किसी और टीम के पास चला गया। ये थोड़ी दो चीजें हैं जो सोचने वाली बात है। तो लॉस में कहीं ना कहीं नेपाल इस गेम में रहा है, प्रॉफिट में नामीबिया रहा है, क्योंकि वो अवे में 2 पॉइंट कलेक्ट कर गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है उनकी भी बहुत ज्यादा डावाडोल रही है। आगे बात करेंगे, सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है। एंड शुरुआत करेंगे फेस बाय फेस से, हमेशा की तरह। बिल्कुल 1 से 10 ओवर की बात करें नेपाल की तो 25 रन पे 4 विकेट उन्होंने गंवाए पावर प्ले 1 में। वहीं नामीबिया ने 43 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नामीबिया अपने नाम करके गया। 11 से 40 ओवर की बात करें पावर प्ले 2 की, तो यहाँ पर नेपाल ने 107 यानी कि 107 रन किए और 5 विकेट उन्होंने गंवाए। वहीं नामीबिया ने इस फेस में मैच ही जीत लिया। 91 रन उन्होंने इस फेस में किए और 5 विकेट उन्होंने साथ में गंवाए, तो ये फेस भी नामीबिया लेके गया। उसके बाद तीसरे फेस में, डेथ फेस में, नेपाल 41.1 ओवर में ऑल आउट हो गई थी। तो 0 रन बने और 1 विकेट नेपाल का गिरा, और 132 रन पर नेपाल की टीम ऑल आउट हो गई। अगर हम नेपाल की बैटिंग यूनिट की बात करें, बिल्कुल, तो फेस बाय फेस आपने यहाँ पर क्लियर देखा। एक चीज जरूर क्लियर है कि यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट है पावर प्ले आप देख रहे होंगे ना, यहीं पर एक बहुत बड़ा डेंट लगा जरूर, क्योंकि आप देखिए जब नेपाल की टीम है वहां पर आप देखेंगे तो 25 पर रन के अंदर 4 विकेट उनके गिर गए, यानी लगभग टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पे लौट चुका था। लेकिन नामीबिया का सिर्फ 1 विकेट गया था। एक तो वो स्लो स्कोर चेस कर रहे हैं, जरूर देखना होगा। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पावर प्ले में नामीबिया के 3, कम से कम 3 मैं कहूँ, विकेट गिरे होते तो शायद हमें ये मैच जो है और डीप और डीप और डेप्थ तक ये जाता हुआ नजर आता। तो जो आप फेस बाय फेस देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट फेस नामीबिया का रहा है, मैं कहूंगा वही कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहा है बैटिंग यूनिट की तरफ से। और बॉलिंग में भी उनका फर्स्ट फेस में नामीबिया ने इस मैच को ग्रैब किया है, चाहे वो बॉलिंग हो या फिर बैटिंग ही क्यों ना हो। चलिए अब बात करते हैं नेपाल के यहाँ पर बैटिंग की। अब आपको याद होगा, जब हमने शुरू में आपसे कहा कि मैच प्रीव्यू अगर आपने सुना होगा तो बहुत बेहतर तरीके से इस बैलेंस को समझ पाएंगे, और वही चीजें यहाँ पर आप अब इंप्लीमेंट करिए। बात करते हैं कुशल भुरतेल की। कितना सिंपल और प्रिडिक्टेबल आउट यहाँ पर रहा, जैसे हमने मैच में कहा था यार कि एग्जैक्टली कि जो नेपाल के जो ओपनर्स हैं, खास करके आसिफ और कुशल, बहुत ज्यादा बाहर जाती हुई बॉलों को पोक करते हैं, और नामीबियन बॉलर्स को ये करना चाहिए। और क्लियरली दिखा कि ट्रम्पलमैन प्लान से उन्हें बॉल डाल रहे थे। वो तो कुछ देर लगता है, लेकिन वो पहली बॉल में अपना विकेट देकर चले गए। कहाँ की बॉल को बल्ला लगाने गए। ये अजीब भी लगता है कि जो प्लान डेली क्रिकेट ने बताया था उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। ऐसा लगता है शायद वो सुन रहे होंगे बैठकर। मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक सपाट, लेकिन बहुत बखूबी बॉल थी, एकदम सही प्लान था ट्रम्पलमैन का। शायद बहुत बेहतरीन नोट किया है कप्तान ने, कोच ने, जबरदस्त कहना होगा ये नोट था उनका कि ओपनर्स को जिस तरीके से उन्होंने फंसाया, कुशल भुरतेल को जिस तरीके से उन्होंने फंसाया। पहली बॉल पर ही इतनी बाहर वाइड की बॉल थी, वो 5वें 6ठे स्टंप पर जा रही थी वो बॉल, लेकिन कुशल भुरतेल ने अपना बल्ला लगाया और सीधा स्लिप। बिल्कुल, उसके बाद बात करें, कहानी आगे बढ़ती चली गई। आसिफ से का एक और डिजास्टर शो उनका यहाँ पर देखने को मिला। बॉलिंग किस तरह से रही है आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ अगर उनके विकेट की बात करें तो डेफिनेटली बॉल उनको अंदर लेकर आई गई, और जो देखें हम शॉर्ट मिडाउन उनके साथ ले लिया गया, बहुत अच्छा, और बहुत ये यहाँ बहुत बेहतरीन कप्तानी और एक बेहतरीन हम देखेंगे फील्डिंग प्लेसमेंट, जिसकी भी चर्चा हमने मैच में की थी कि आपको फील्डिंग प्लेसमेंट से भी प्रेशर बनाना होगा बैट्समैन पे। आप एक बार मैच में जरूर सुनिएगा, और वो हमें देखने को मिला, खास करके शुरू के 10-15 ओवर। अटैक जो है फील्डिंग से वो लगातार रहा है कप्तान का और नामीबिया का। उसके बाद बात करें अनिल शाह का, जिस हैंड स्विंग की हम बात कर रहे थे, वो स्विंग नामीबिया के बॉलर्स ने निकाल के दी है, चाहे वो जैक ब्रास
हासिल हो, उनके बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन अनिल शाह की जो बॉल थी वो भी कहीं ना कहीं पड़ के अंदर आया और वो आउट हो गए। जरूर, और लेफ्ट आर्मर्स दिक्कत पैदा करते ही है, और स्विंग मिल रही थी ट्रम्पलमैन को, बहुत ही अच्छी बॉल कराई उन्होंने, एकदम स्टंप टू स्टंप थी, सीधा प्लम हुए। अगर हम बात करें अनिल साहब बिल्कुल चकमा खा गए। जी हाँ, उसके बाद अगर बात करें अब वो सारी चीजें आती है यहाँ पर। जो एक और चीज हमने मैच में कही थी, आपको याद होगा कि नाइजीरिया के जो बॉलर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं ललचाना चाहिए नेपाल के बैट्समैन को लेकर। और उन क्योंकि नेपाल के जो बैट्समैन हैं उनका एक पैटर्न बहुत कॉमन है, और वो ये है कि हर 5-6 बॉल बाद अचानक से वो एक बहुत ही ज्यादा खराब शॉट खेलते हैं, जिसमें कभी कभार शायद 6 आ जाए, लेकिन कभी कभार वो विकेट में तब्दील हो सकता है अगर आपने ग्रैब अच्छा किया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैटर्न ऐसा ना हो कि हर 10-15 बॉल बाद कोई खराब शॉट ना आए। वो कभी कभी नो मैंस लैंड में गिरता है, कभी कभी बाहर चला जाता है, या फिर कभी कभी फील्डर जो है वो ग्रैब करने में नाकामयाब रहता है, या फिर कभी कभी बाई चांस बैट्समैन जो है वो बच जाते हैं, लेकिन पैटर्न ये कॉमन रहेगा। अब बात कर रहे हैं रोहित पौडेल की। आउट, आपने जिन्होंने मैच देखा है बखूबी, आपने सबने मैच देखा होगा, आपको याद होगा रोहित पौडेल जिस बॉल में बोल्ड हुए, जो अंदर आई उनका पड़ा लगा और वो बोल्ड हुए, उससे ठीक एक बॉल पहले लगभग आधी पिच पर आ गए थे वो एक लंबा शॉट खेलने के लिए, 4-5 कदम आगे लेकर अचानक से आप देखिए उस शॉट की उस वक्त जरूरत थी, आपकी टीम ऑलरेडी 3 विकेट डाउन थी और आप वो शॉट खेल रहे हैं। उससे क्या हुआ, उनका जो मार्क है, जो बैट्समैन जो मार्क लेते हैं वो कहीं ना कहीं डावाडोल हुआ, और उससे अगली बॉल में जब बॉल ने थोड़ी सी काटा अपना बदला, स्विंग पकड़ी, वो जजमेंट करने में नाकामयाब रहे और बल्ले से बॉल लगकर स्टंप से टकरा गए। वो खराब शॉट उन्होंने जो पहले लिया, उससे उनका जो फोकस और डिस्ट्रैक्शन हटा, जो उनका मार्क हटा, उसकी वजह से अगली बॉल में वो कहीं ना कहीं आउट भी हो गए। और यही फिर से कुशल मल्ला ने भी दोहरा दिया। बिल्कुल सही, उन्होंने एक 6 लगाया, उन्हें लगा कि फिर से मैं लगा सकता हूं, जो प्रॉब्लम हम लगातार गिनाते रहते हैं। जरूर, और ये रिकॉर्डिंग नहीं है, शायद कोई यकीन मानेगा तो होता है। मैं आपसे कह रहा था कि काश यहाँ कोई कैमरा लगा के रखते हम, और ताकि आप सबको बता सके कि ये नहीं, अब ना सोचेंगे कि हम तो कहीं झूठ बना के बोल रहे हैं। लेकिन सच में वो ऐसा मूवमेंट था जिस वक्त कुशल मल्ला ने छक्का मारा, तो उसी वक्त से अगली बॉल पर ही मेरे मुंह से ये निकला था, मैंने आपसे कहा भी था ये कि देखिएगा ये आउट होंगे तो लुंगा मनी को ही कैच देंगे, और वही होगा। अगर वो ऐसे बैटिंग कर रहे हैं तो इस तरफ कहीं, जी हाँ, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ है वो, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ वो फील्डर थे। मैंने इनसे कहा भी था कि वहीं पर आउट होंगे और गेरार्ड इरास्मस इनको आगे रखें, आगे रखें, खिलाएं, छक्का मारने दे। और एग्जैक्टली वही हुआ। सबूत नहीं है इसलिए बयान नहीं कर सकते उस वक्त क्या हंसी आ रही थी चेहरे पर कि यार वो जो बोला वो उन्होंने सुन भी लिया और वही बॉल में वो फंस भी गए। यानी कि इतना प्रिडिक्टेबल आउट होना कुशल मल्ला के लिए ये अपने आप में एक सामने वाला बॉलर भी जान रहे हैं धीरे धीरे। उन्हीं के साथी जो है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के वो गेट को खोल दे रहे हैं कि आओ मुझे आउट कर लो, आसान सा विकेट हो। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर उससे ही 2 बॉल पहले उन्होंने 6 लगाया था। जी हाँ, वो बेहतरीन शॉट था, ये हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, वो बेहतरीन शॉट था। लेकिन अब देखिए एक 6 आया, अब आप एक पार्टनरशिप बिल्डअप प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उसके ठीक जो 2 उन्होंने लगातार मारे, फिर से 2, एक लंगा उनके पास पहले गई थी लेकिन वो कहीं ना कहीं एक टिप के एक बाउंस के बाद गई, और इस बार अच्छी की थी और उसके अगली बॉल पर वो कहीं ना कहीं आउट हो गए। बताइए जो उन्होंने शॉट खेला वो फिर से कहीं ना कहीं उठाकर मारने की कोशिश करने लग गए। अभी एक 6 आया, अब वही हमने कहा कि वो एक पैटर्न रहता है कि 10-15 बॉलों बाद वो आपको अचानक से इस तरह के खराब शॉट्स खेलते हुए देंगे, और कुशल मल्ला के साथ ये प्रॉब्लम और रहती है। और आज फिर एक चीज, आप मुझे एक चीज बता रहे थे कि कुशल और भीम के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, आप उसको लेके मुझसे एक बात कह रहे थे। बिल्कुल, कि जरूर बताइएगा आप कि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छी भी है जो आप मुझे कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए मैं फॉल ऑफ विकेट की बात करता हूँ यहाँ पर, मैं उसको पुट ऑन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बैटिंग की लगभग बात यहीं पर हो गई, एक आध विकेट की बात और होगी। फॉल ऑफ विकेट की बात करूँ, यही मैं समझाना चाह रहा था। ऊपर से पार्टनरशिप कुछ नहीं रही है, 0 पे पहला विकेट, 12, 13, 21। अब यहाँ पर देखिए भीम और कुशल मल्ला के बीच में यहाँ पर मेरे ख्याल से लगभग 40+ की 46 रन की पार्टनरशिप हो रही थी, अच्छी खासी पार्टनर दोनों की चल रही थी, भीम की और कुशल मल्ला की। अब ये फेस है, अब देखिए ये अवेयरनेस की बात है। कुशल मल्ला वहां बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि, और याद रखिएगा कुशल मल्ला ने अपने पहले की 15 गेंदों में उन्होंने मेरे ख्याल से 22 गेंदें खेली हैं। शुरू की 15-16 गेंदों में एक भी शॉट उनका बैट स्विंग नहीं। जिन्होंने मैच देखा है और से वो जानते हैं अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। शुरू की 15-16 बॉलों में आराम से खेल रहे थे, ग्राउंडेड शॉट थे, कोई एक भी बार उन्होंने बैट स्विंग नहीं किया अपने शुरू की 15-16 गेंदों में। यानी उनके माइंड में खुद समझना चाहिए, अवेयरनेस की बात होती है कि मैं और भीम अच्छा कर रहे हैं। देखिए शुरू के विकेट कितनी जल्दी गिर गए, लेकिन हमारे बीच में हमने यानी 40 रन की पार्टनरशिप हो गई, यानी हम जिस तरह से चले आ रहे हैं ये अच्छा जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं हम, और रन्स भी अच्छे से आ रहे हैं। यानी यही वो पैटर्न है जिसे हमें फॉलो करना है अगले 15-20 ओवर तक। लेकिन उन्होंने पैटर्न में ब्रेक डालने की कोशिश की, जबरदस्ती उस पैटर्न को तोड़कर कुछ अनअर्थ करने की कोशिश की और उन्होंने विकेट गंवाया। बिल्कुल सर,
ये चीज होती है छोटी छोटी गेम अवेयरनेस वाली बातें। 15-20 ओवर तक मुझे और भीम को यही पैटर्न चलाना है। अगर ये वो माइंडसेट में चलते तो ये चीज नहीं होती। आप खुद देखिएगा उनकी शुरू की 16-17 बॉलें एक बार भी उनका बैट स्विंग नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैट स्विंग करना शुरू किया 4 गेंदों में 1 6 मारा और पवेलियन चले गए। ये है दिक्कत अवेयरनेस के बारे में जो हम लगातार मैच रिव्यू में कहते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम भीम शार्की डेफिनेटली एक बहुत अच्छी इनिंग, बहुत अच्छा कर रहे थे, इंप्रेसिव इनिंग रही है, डेफिनेटली इंप्रेसिव इनिंग रही है। बिल्कुल। और कहना होगा कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और एंड उनकी इस 44 रन के कंट्रीब्यूशन में उनका सबसे बड़ा जो रोल था वो था स्ट्राइक रोटेट का। नहीं बिल्कुल, ये बहुत कम ही नोटिस होता है जी हाँ। ये कि अगर आप देखेंगे उन्होंने हर बाउंड्री के बाद सिंगल लिए हैं। अब उन्होंने 3 बाउंड्रीज मारी हैं। 44 रन की इनिंग में भी आपने बहुत इंप्रेस किया। बिल्कुल, वो एक ये क्वालिटी इनिंग्स होती है जो एक प्लेयर को दर्शाती हैं कि वो प्लेयर है कैसे, जी हाँ। किस क्वालिटी के वो प्लेयर है। आसिफ भी साबित कर चुके हैं 1-2 बार, भीम ने भी किया, और भी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी प्लेयर हैं इस स्क्वाड में भी जो साबित नहीं कर रहे जी हैं, हाँ। बार बार अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवा दे रहे हैं। लेकिन आज भीम ने जो बाउंड्रीज के बाद जो सिंगल लिया है वो बहुत अच्छी इनकी बहुत क्वालिटी अच्छी दर्शाता है। बहुत मुश्किल है एक बाउंड्री आया, बीच बल्ले पे बॉल पड़ी हो और उसके बाद बैट्समैन को लालच ना आए, जी हाँ, ये बहुत मुश्किल होता उनके है। साथी को लालच आ गया। हाँ, मल्ला की बात लेकिन कर, बहुत अच्छा कर रहे थे वो, लेकिन अनलकीली सामने वाले बॉलर ने उनका विकेट निकाल लिया। बिल्कुल, और सिंगल निकालने के चक्कर में जी कहीं ना हाँ। कोई अक्रॉस गए और ऐसे ही होता है कि यू मिस आई हिट, मेरे ख्याल से यही होता है। चलिए खैर ये बात हो गई। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती चली गई। गुलशन झा ने कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर दिया लेकिन फिर भी नाकाफी रहा। अभी भी उनका जो फेलियर है लगातार जारी है। बात करें पवन श्रॉफ की तो उन्होंने अभी भी साबित नहीं किया है कि वो स्क्वाड में आखिर किन वजह से लिया गया, आखिर उनका रोल क्या है। ना बॉल से बैट से कोई भी परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है। कनाडा सीरीज में आने के लिए उन्होंने पीएम का परफॉर्मेंस दी थी, वो ठीक है। कनाडा सीरीज में उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लिया गया था, वो अभी भी समझ से परे है। तो यही बैटिंग का हाल रहा जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की। एंड बॉलिंग बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन रही है। लेकिन इसमें एक चीज हम इंक्लूड जरूर करेंगे, फील्डिंग खराब बहुत रही है नामीबिया की। आज इतने कम पे रोकने के बावजूद भी फील्डिंग का जो स्तर है वो बिलो एवरेज रहा है। बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज रहा है। और कहेंगे आप हाथों से रन भी दिए हैं, पास के रन्स भी भागे हैं। कैच भी छोड़ा। शार्की ने जो फायदा उठाया 30 यार्ड सर्कल का वो भी बहुत अच्छा था। कैच भी छोड़े हैं। बहुत पुअर फील्डिंग रही है, ध्यान देने की जरूरत है। फील्डिंग का एक स्टेटस है, क्वालिटी है, वो हमें बहुत कम देखने को मिल रही है एसोसिएट की। अगर हम इन 8 ओडीआई टीमों में बात करें, थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम देखें अपने आप की फील्डिंग, और मैचेस होंगे हमें और पता चलेगा। लेकिन जितना हमने देखा है कुछ ओडीआई टीमों को, ओडीआई एसोसिएट टीमों को, वाकई में फील्डिंग का स्तर बहुत खराब है। बिल्कुल। वहीं पर अगर बॉलिंग की यहाँ बात की जाए तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से बॉलिंग यहाँ पे मिल रही थी जैक ब्रासो को, डेफिनेटली उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जरूर, जल्दबाजी नहीं हो गई? नहीं बिल्कुल, जज्बाजी तो ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं है। 2 विकेट लिए हैं, बार बार हम यही कहेंगे। अभी लिए हैं, ये डे पे निर्भर करता है। जब एक आप यंग को लेकर आते हैं अंडर 19 से, वो टोटली नए होते हैं और उनके डे पर ये निर्भर करता है, पूरा डिपेंड रहता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शायद ये परफॉर्मेंस बहुतों को अच्छा लग रहा होगा, 2 विकेट 11 रन, लेकिन ऐसी धुनाई हो जाएगी कि उसके बाद कभी वो रिटर्न आने का सपना नहीं देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हाँ, ऐसा हुआ है। 10, 15, 20, 25 प्लेयर हमारे जहन में भी आते हैं जो हमने देखे आज गायब से हो गए, जिनका बहुत जल्दी हाइप बढ़ाकर बस करवा कर उनका करियर खत्म करा दिया गया। फुल मेमोरी बड़े बड़े इंडियन टीम में है, पाकिस्तान में है, बहुत सारे एसोसिएट्स में भी है। तो जब तक आप प्रॉपर कुछ सालों का डोमेस्टिक नहीं खेलते, कुछ सालों का लिस्ट है या T20 माफ कीजिएगा लिस्ट है, या कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, जगह थोड़ा सा खेल कर एक्सपीरियंस नहीं लेते 2-3 साल का, तो फिर आप बहुत वो होगा। लेकिन अभी कहना जैक ब्रासिल के बारे में जल्दबाजी होगी। वहीं बर्नेल स्कॉट ने बहुत कमाल की बॉलिंग कराई। गेराल्ड इरास्मस ने फाइफर निकाला है, बहुत अच्छा प्लान, बहुत अच्छा एक उन्होंने पूरे प्लान के तहत बॉलिंग कराई थी, बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। बर्नेल स्कॉट ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, सामने वाली टीम पर एक दबाव, एक प्रेशर बना के रखा। और अगर हम बात करें ट्रम्पलमैन की, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो लाजवाब स्विंग भी कराई, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ से बहुत परेशान हुई। बिल्कुल यही चीज कहना कि हम पिछले मैचेस में भी कह रहे थे कि नई बॉल आपके हाथ में है तो आपके लिए एक्सक्यूजेस बहुत कम हो जाएंगे कि शाइनी बॉल है और आप स्विंग क्यों नहीं करा रहे हैं। तो फिलहाल और नई बॉल इसीलिए दी भी जाती है। तो ये बात हो गई यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट। लेकिन फील्डिंग की जहां तक हमने बात की, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील्डिंग रही है। इस फील्डिंग से लो स्कोर गेम था तो आप जीत गए, वरना इस फील्डिंग से डेफिनेटली अच्छे स्कोर्स में आप, क्योंकि आप देखें जो एक कैच भी छोड़ी गई करण केसी की, उसके बाद करण ने 10 या 11 रन और जोड़ दिए। जी हाँ,
अब मान के चलिए आप 5 या 6 रन से इस गेम को हारते तो वो कैच याद आता कि नहीं आता? बिल्कुल, ये होता है, जीत बिल्कुल। में शायद चीजें ढक ज़रूर। जाए, लेकिन डेली विकेट हमेशा आपके सामने लाता जरूर है। अब बात करते हैं जरा चेस की। चेस में यान अगर बात करें यहाँ पर यान, तो नामीबिया की जो बैटिंग है वो भी बहुत ज्यादा हमें फ्लॉस के साथ नजर आई है। ये सिर्फ और सिर्फ स्कोर लो था, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये टीम जो है इसे क्रॉस करने में कामयाब हो गई। अगर हम बॉलिंग की बात करें नेपाल की, तो वो कई कई चीजों पर अच्छी रही है, कई कई प्लान बेहतर रहे, लेकिन यार नामीबिया की बैटिंग के बारे में आप क्या कहें? नहीं, ज़रूर देखिए ना 132 में एक आप कह सकते हैं कि मैच क्रिएट किया गया है। बिल्कुल किया गया है। माइकल वैन लिंजन का शॉट देखेंगे आप, उठा के मारने खराब गए। शॉट। निकोलस डेविन का शॉट देखिए, वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव में चले जी गए। हाँ। एक बाउंड्री आ रही है तो जरूरत नहीं है मारने की आपको, एक बाउंड्री काफी है। एक 332 का टारगेट नहीं है या 432 का टारगेट नहीं है जहां आपको सिर्फ मारना ही मारना है, वरना टीम हार जाएगी। 132 का है, थोड़ा सा मेंटलिटी से क्रिकेट खेलते। एक चौका, एक या 6-7 रन आ चुके हैं डबल्स या सिंगल्स से, जरूरत नहीं है। ये तो मेंटलिटी का क्रिकेट होता है जो देखने में नहीं मिला हमें लिंजन में भी और निकोलस डेविन में। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने जो स्टार्ट है उसे पूरी तरह से गवा दिया, और खराब शॉट में बहुत वो ही कहीं ना खराब, कहीं बहुत आउट हुए। खराब। डेफिनेटली ललित की बॉल वो कैसी थी, दोनों जरूर उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एज अ बैटिंग परस्पेक्टिव बहुत ही खराब शॉट थे नहीं, आपके। ऐसी भी नहीं थी जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज हो। जी। ऐसा नहीं है कि आप उसे खेल नहीं सकते, बैकफुट पे जाकर आप बिल्कुल, पंच कर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन उठा के मार जी हाँ, देना इतना। बिल्कुल हाँ, तभी मैंने ये कहा कि खराब शॉट था। जी हाँ। बिल्कुल खराब शॉट, तभी बिल्कुल खराब। बिल्कुल खराब शॉट था। चलिए उसके बाद बात करें इयान फ्राइलिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था टोटल को देखते जी हुए। हाँ, जरूर, टोटल को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जो क्योंकि उन्होंने एक वक्त उस वक्त थोड़ा सा ब्रेक लगाया, बिल्कुल जो विकेट लगाया। दे रहे थे, जी रन हाँ। भी निकाल रहे थे। अगर आप स्कोर को देखेंगे तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यही चीज अगर 200 या 250 चेज जरूर, कर रहे होते जरूर, और पहले बहुत बैटिंग कर रहे होते तो ये फिर स्टार्ट में छोड़ देते। 34 को इनिंग नहीं होती, 50 ओवर में अगर हम बात करें, लेकिन लो स्कोर था तो ये स्कोर काफी ज्यादा बिल्कुल, बेहतर रहा है, काम आया। उसको ग्राड रासमस भी सिर्फ 8 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद अगर हम देखें जे स्मिथ ने 17 किए, कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि वहां पर एक प्रेशर आ गया था टीम पे। मुझे हमने कहा कि फालतू का ही प्रेशर ले लिया। जी हाँ। 132 रन चेस करने में आप कहीं ना कहीं अपने 6 विकेट गवा दिए। जैन ग्रीन उसके बाद आउट हो गए, लॉफ्टी टॉन ने, लेकिन काम बहुत आगे तक वो लेकर चले गए थे। माफ कीजिए, जी हाँ। जैन ग्रीन को अपनी बल्लेबाजी पर काम करने की जरूरत है। ग्रैड इरास्मस को शायद ग्रैड ने बॉलिंग चूज की है, वरना विकेट कीपिंग तो वो भी कर सकते जी हैं। हाँ। लेकिन शायद उन्होंने बॉलिंग को चूज कर रखा है। पर ना जैन ग्रीन बैट्समैन बहुत ही खराब है, बहुत पुअर है। उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अपने ऊपर। बिल्कुल सही कहा। अब होता है क्या, ये उन कैटेगरीज बैट्समैन हम देखते हैं 15 बार में एक कोई बड़ी बस। इनिंग आ गई तो उसी को लेकर हम 14 बार तारीफ करेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं उनके बल्ले से कंट्रीब्यूशन निकल रहा है। ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन वो निकल कर नहीं आ रहा उनकी तरफ से। एज अ विकेट कीपर जरूर जुड़े हुए हैं। लॉफ्टी टॉन ने बहुत क्रूशियल रन यहाँ पर किए हैं और उन्होंने अटैक किया। जी हाँ। अटैक किया, जहां पर सब सेल में चले गए थे, उन्होंने तेज अटैक किया और अटैक करके रन यहाँ पर बटोरे और मैच को कहीं ना कहीं फिनिश लाइन की तरफ वो लेकर चले गए। ओवरऑल बैटिंग यूनिट की अगर आप बात करें तो बहुत ही हम कहेंगे कि बिलो एवरेज बैटिंग रही है सर, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। यही स्कोर अगर 40-50 रन और होता तो शायद कहानी कुछ और यहाँ पर होती और मैच यहाँ पर शायद ना भी आ जाता। शायद हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि अभी पूरे विकेट्स नहीं गिरे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर शायद बैटिंग स्टैंडर्ड में नाविया ने हमें बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया है। अगर हम देखें कहीं से भी। जो वहीं पर आप बात करें नेपाल की बॉलिंग पर्सपेक्टिव से, नेपाल की बॉलिंग में भी हमने मैच रिव्यू में एक चीज कही थी, आपको याद होगा कि अगर आप लिंजन, ग्राड इरास्मस और इयान फ्राइलिंग को कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब रहे तो फिर डेफिनेटली आप उतने बड़े स्कोर पर नाविया को जाते हुए नहीं देखेंगे, और अगर उन्हें चेस करना होगा तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी। ये एक और चीज क्रिकेट यहाँ पर सही साबित हुई है। आप देखिए तीनों को कहीं ना कहीं बहुत कम में उन्होंने रोक दिया है। तीनों विकेट मिलाकर मेरे ख्याल से शायद 60-65 रन बनाए हैं तीनों ने मिलाकर। और उसके बाद देखिए 82 पर 5 पर आते आते टीम को कितना स्ट्रगल हुआ, नाविया को कितनी दिक्कत हुई। 132 पहुंचने में सोच के देखिए, अगर 180 करीब होता तो क्या ये बात हमारी और सही नहीं होती। और ये इस चीज पर बॉलर को क्रेडिट देना होगा एंड बॉलिंग कार्ड विद अनलाइसेंस। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। अगर देखें इतने छोटे से टारगेट में भी कोशिश, स्पेशली सोमपाल ने जो पुरानी बॉल से जब वो आए हैं तो बहुत अच्छा एक जो ग्रैड इरास्मस को बाउंसर पे उन्होंने आउट किया। शॉर्ट बॉल थी, वो बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी हाइट पे आई थी। और उसके बाद हम बात करें जैन ग्रीन को जो उन्होंने आउट किया, एज लिया और विकेट कीपर के हाथों, तो बहुत अच्छा प्लान था। अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने पुरानी बॉल से। पर बैट्समैनों का आज फॉल्ट रहा। ललित राजवंशी ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, 2 विकेट उन्होंने भी निकाले, इकोनॉमिकल भी रहे, लेकिन स्कोर इतना कम था कि इसमें बॉलर्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा पिच नहीं हो रहा था कि क्रैक हो गया हो, टूट गया हो या इतना स्विंग हो रहा हो बॉल, ऐसा नहीं था। बैट्समैन आराम से खेल सकते थे। नाइबिया की जल्दबाजी ने शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ा खेल उनके लिए बिगाड़ दिया कि उनके 6 विकेट, मतलब शुरू के जो 3 विकेट हैं वो गिर गए।
बिल्कुल सही कहा आपने और ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये कहीं न कहीं बॉलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर की है, लेकिन बैट्समैन है जिन्होंने कहीं न कहीं इतने रन्स ही नहीं लगाए कि उसके लिए उसमें भी टीम ने 6 विकेट गिराए, बॉलर्स ने जी हाँ, कोशिश की, तो ज़रूर। कहीं न कहीं उनको पूरा क्रेडिट इसका ज़रूर जाएगा। तो कुछ बेहतरीन बॉलिंग रही नाइजीरिया की, बहुत प्लान्ड बॉलिंग रही और कुछ कहीं न कहीं नेपाल के जो बैट्समैन थे उन्होंने विकेट थ्रो किया। कुशल भुट्टल की बात करें, कुशल मल्ला की बात करें, ये सब विकेट्स कहीं न कहीं थ्रो कैटेगरी में आते हैं। भीम शाकिब अक्रॉस खेलने चले गए। तो ये कहीं न कहीं हाल था इस गेम का जो कि कंप्लीट हुआ और उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और अब नेक्स्ट मैच में चीज़ें अब बहुत एक्साइटिंग ज़रूर हो गया ये टूर जो है, शुरुआत काफ़ी बेहतर हो गई है और अब देखना होगा कि अगले मैच में नेपाल वापसी कैसे करता है। उनका अगला मैच जो है वो नीदरलैंड से बिल्कुल। यहाँ पर होना है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही और जिन्होंने मैच प्रीव्यू नहीं सुना था, हम चाहेंगे आप फिर से रिक्वेस्ट ज़रूर, करेंगे, ज़रूर। एक बार मैच जी हाँ। प्रीव्यू जाके सुनिए, फिर आप इस एनालिसिस पे आइए, आपको समझ में आएगा कि क्या-क्या चीज़ें हमने यहाँ पर उठाई थी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं स्पॉट ऑन सही साबित हुई है इस मैच से रिलेटेड। बाय।